बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1890। आज से पहले हमने जितना कुछ भी डिस्कस किया वो सारा फैमिली लॉ से रिलेटेड था, मुस्लिम फैमिली लॉ से रिलेटेड। और इस वीक में जो कुछ हमने डिस्कस किया वो सारा फैमिली लॉ से जितने भी अहम टॉपिक थे इनको हमने कवर करने की कोशिश की कि एक कौंसल के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है फैमिली लॉ से रिलेटेड, उन तमाम पहलुओं को कवर करने की कोशिश की कि कौन कौन से ऐसी इंफॉर्मेशन है और बेसिक नॉलेज है जो कि एक कौंसल के लिए फैमिली इशू को डील करने के लिए ज़रूरी होता है। और आज हमारा ये जो सेशन है ये इस वीक का लास्ट सेशन है जिसमें हम गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1890 डिस्कस करेंगे। इसके अहम टॉपिक और इसके अहम इश्यूज जो हैं वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले टॉपिक पे आने से पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस करता जाऊं जो हमने लास्ट अपने लेक्चर में डिस्कस किया था डेवोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट के तहत। इसमें हमने डाइवोर्स से रिलेटेड मुख्तलिफ इश्यूज और मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स डाइवोर्स के हवाले से डिस्कस करने की कोशिश की और कवर करने की कोशिश की, जिसमें काइंड्स ऑफ डिवोर्स क्या क्या है, डाइवोर्स क्या होती है। तो इसमें एक असाइनमेंट जो है वो आप लोगों को दी गई थी जिसमें काफ़ी दोस्तों ने असाइनमेंट कंप्लीट करके मेल मेल की, जिसको चेक करने के बाद कुछ पॉइंट्स मैंने ऐसे नोट किए हैं जो कि आपसे डिस्कस करना ज़रूरी है, जो कि उसमें कुछ टेक्निकल मिस्टेक्स थी जो कि कॉमनली तमाम में एक जैसी थी। सबसे पहले ये जो मैंने आपसे एक शेयर किया है तलाकनामा, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये जो तलाकनामा है ये बेसिकली एक सिंपल वर्डिंग में मैंने कोशिश की है इसको आपके सामने रखने की, और ये बेसिक लैंग्वेज है किसी भी तलाकनामा की। इसको मैं पढ़ देता हूँ। मन के मुसम्मी हाजी हसन वालद मोहम्मद रमज़ान साकिंदा खाना खास हसनपुर टवाना हमोका तहसील ज़िला खुशाब का रिहायशी हूँ और बकायमी होशो हवास कमसा बिला जबरो किरा मुदर्रज झैल तहरीर व इकरार करता हूँ कि मेरा निकाह मुसम्मात अमरीन दख्तर मोहम्मद जफ़र के साथ मोरखा फलां फलां बरूए शरीयत मोहम्मदी रूबरू गवाहान हुई थी। ये कि मन मज़र में नुतफ़ा और मुसम्मात अमरीन के बतन से एक बेटा सुबहान अली बउमर तकरीबन 3 साल तवल्लद हुए। ये कि शुरू में हालात ठीक रहे मगर बाद में नाचाकियां पैदा होने की वजह होने लगी। मसाइल के बामी तौर पर हल करने से बारहा कोशिश की गई मगर बेसूर साबित हुई। ये कि तमाम कोशिशों को बुरुए कार लाया गया मगर मुसम्मात अमरीन मन मकर के साथ विवाह न करना चाहती थी और तलाक का मुतालबा करती रही। लिहाजा अब सिवाय तलाक के कोई चारा न है, लिहाजा मैं बकायमी होशो हवा से खमसा मुसम्मात अमरीन को निकाह के बंधन से आज़ाद करते हुए तलाक 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 देता हूँ। ये एक सिंपल वर्डिंग है तलाक की जो कि तलाकनामे की बेसिक रिक्वायरमेंट भी है, और इसको सिंपल अल्फाज में मैंने कोशिश की है कि इसको नोट करने की। और इसके नीचे तलाक दहिंदा के साइन होंगे और साथ 2 विटनेस होंगे। विटनेस इंतहाई अहम है और इंतहाई ज़रूरी है किसी भी तलाकनामा के लिए। इसमें विटनेस की एब्सेंस की सूरत में कोई भी तलाकनामा इनकम्प्लीट समझा जाएगा। और ये कोशिश मैंने यही की है कि इसको सिंपल अल्फाज में आप इसको अपने माइंड में रख भी सकते हैं। कोई भी तलाकनामा तहरीर करने के लिए ये जो बेसिक यही अल्फाज हैं ये आपके माइंड में होने चाहिए। इससे नेक्स्ट इस स्टैम्प पेपर की बैक साइड अगर आप मुलाजा फरमाएं तो इसमें ये सारा प्रोसीजर दिया गया है कि तलाकनामे का जो स्टैम्प पेपर है ये इशू कैसे करवाना है, कौन करवा सकता है और किसके हक में करवाया जा सकता है। सबसे पहले जो तलाक तलाक दे रहा होगा जो शख्स, उसकी जानिब से तलाक ये स्टैम्प पेपर इशू करवाया जाएगा। उसका पर्पज लिखा जाएगा बराए तलाकनामा, और जिसको तलाक दी जा रही है उस फीमेल का नाम नीचे लिखा जाएगा। ये ऊपर जो इशू करने वाला जो स्टैम्प वेंडर होगा उसके रजिस्टर्ड का एक नंबर होगा और उस पे ये लेफ्ट साइड पे उसकी डेट होगी। ये CNIC नंबर जो है वो तलाक दहिंदा जो इशू करवा रहा होगा उसका नंबर इसमें नोट
आईडी कार्ड नंबर नोट किया जाएगा। ये तो एक सिंपल तलाकनामा था जो कि मैंने आप लोगों के सामने ये रखा कि ये बेसिक रिक्वायरमेंट इसकी है, और बेसिक ये प्रिसाइज फॉर्म में इसके जो अल्फाज हैं ये आपको याद होने चाहिए। अगर उसमें आप कुछ चीज़ें और हैं जो आप ऐड करना चाहें जो कि जर्नल प्रैक्टिस में ऐड होती नहीं है, लेकिन वो सिचुएशन पे वेरी करती हैं, हर केस की सिचुएशन एक वेरी करती है दूसरे केस से। अगर उसमें कुछ चीज़ें आप ऐड करना चाहें जस्ट लाइक एक बच्चों के हवाले से या डावर के हवाले से या मेंटेनेंस के हवाले से, तो वो एक ये डिटेल में मैंने इसमें कोशिश की है कि ये इसको भी आपके सामने रखूं। ये तलाकनामा जो इसमें सारी चीज़ें कवर की गई हैं और कोशिश की गई है कि तमाम पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए इसको ड्राफ्ट किया गया है। तो ये भी आप पढ़ सकते हैं, सारी इसमें चीज़ें जितनी भी हैं वो मेंशन की गई हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों की तरफ से असाइनमेंट्स आई हैं, तो उनमें ऐसे कुछ पॉइंट्स जो टेक्निकल मिस्टेक्स हैं वो मैंने नोट की हैं, वो भी आपसे शेयर करना मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है। इसमें एक स्टूडेंट ने पूछा था कि स्टैम्प पेपर जो है वो कितने वाला होना चाहिए। जैसे कि ये आपने देखा है ऊपर वाला स्टैम्प पेपर, ये जो सामने है ये 20 रुपीज़ का स्टैम्प पेपर है। तो इस्लामाबाद में अगर आप कोई ये ड्राफ्ट करवाना चाहें स्टैम्प तलाकनामे का स्टैम्प पेपर, तो इस्लामाबाद में तो कोई ऐसी स्पेसिफिक इसकी वैल्यू डिटरमन नहीं है। आप 5 रुपए वाला स्टाम्प पेपर भी कर सकते हैं, 100 रुपए वाले स्टाम्प पेपर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर पंजाब में करना चाहें तो पंजाब में डाइवोर्स डीड के लिए 100 रुपीज़ स्टैम्प पेपर मस्ट है, वहाँ पे 100 रुपीज़ वाला होना चाहिए स्टैम्प पेपर, उस पे डाइवोर्स डीड लिखी जाएगी। दूसरा एक दो स्टूडेंट ने इसमें अपने जो डाइवोर्स डीड उसमें लिखी थी उसमें लॉ डिस्कस किया था। तो ये बात आप ध्यान में रखें कि डाइवोर्स डीड या तलाकनामा जो भी लिखा जाता है या कोई भी डीड जो लिखी जाती है उसमें रेलिवेंट लॉ जो है वो मेंशन नहीं किया जाता। उस रेलिवेंट लॉ के तहत वो लिखी तो जाती है, लेकिन स्पेसिफिक उसकी लॉ की जो रेफरेंस है उस सेक्शन का या उस लॉ का रेफरेंस उसमें नहीं दिया जाता। दूसरी बात है कि अगर उसमें डाइवोर्स डीड के अंदर अगर आप डावर का, ये भी एक दो स्टूडेंट्स ने पूछा है, डावर का या बच्चों का वो पूछना चाहें, बच्चों की मेंटेनेंस या बच्चों की कस्टडी का, तो वो उसमें सिचुएशन पे वेरी करता है। आमतौर पे उसमें लिखा नहीं जाता, लेकिन अगर आप लिखना चाहें तो उसमें मेंशन कर सकते हैं, उसमें आप लिख सकते हैं। दूसरा एक और डाइवोर्स डीड जो सामने आई असाइनमेंट में, उसमें लिखा हुआ था कि माई क्लाइंट वांट्स टू डाइवोर्स यू, यानी ऐसे अल्फाज जो हैं डाइवोर्स डीड में या तलाकनामा में आपने अपनी तरफ से कोई इस्तेमाल नहीं करने। बेसिकली आप तो एक एज ए काउंसल उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ना कि आप थर्ड पार्टी मीडिएटर हैं उसमें या उनकी रिकन्सिलिएशन करवा रहे हैं। उसमें सिंपल जो डायरेक्ट उनकी नेगोशिएशन है आपस में वो आपने लिखनी है, यानी माई क्लाइंट या इस किस्म के कोई अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि मैं ज़रूरी समझा था कि इस डाइवोर्स डीड से रिलेटेड जो है वो आपके साथ डिस्कस की जाएं। तो अगर फिर भी आपके जहन में इससे रिलेटेड कोई ऐसा क्वेश्चन हो तो आप सेशन के एंड पे पूछ सकते हैं डाइवोर्स डीड से रिलेटेड। और अभी हम जो आज वाला हमारा टॉपिक है गार्डियन एंड वार्ड एक्ट, उस पे आते हैं। बेसिकली जो गार्डियन एंड वार्ड एक्ट है इसका जो पर्पज है वो है प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ऑफ द चिल्ड्रन, और प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ऑफ द चिल्ड्रन को ही मद्देनजर रखते हुए इसको इनेक्ट किया गया है। और इसका मेन जो पर्पज है वो यही है कि वेल बीइंग एंड वेल अपब्रिंगिंग ऑफ द चाइल्ड। जब भी कोई शादी किसी भी वजह से डिसॉल्व होती है, मैरिज डिसकंटिन्यू होती है, स्पाउस के सेपरेशन हो जाती है आपस में, तो जो मेन इशू उनके दरमियान जो होता है डिस्प्यूटेड इशू वो समझा जाता है, वो होता है सेटलमेंट ऑफ कस्टडी ऑफ माइनर या गार्डियनशिप ऑफ माइनर। तो गार्डियनशिप ऑफ माइनर या कस्टडी ऑफ माइनर या चिल्ड्रन से रिलेटेड जितने भी इशू हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1890 इसको डील करता है। इसके तहत जो जर्नल प्रैक्टिस में जो चीज़ें कॉमनली आती हैं वो हम कोशिश करेंगे कि अपने आज वाले लेक्चर में इसको कवर करें और इनको आगे लेकर हम चलें। तो इसमें मैं समझता हूँ कि चार मेन अहम टॉपिक्स हैं जो कि हम आज इसको कवर करने की कोशिश करेंगे और डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो है
इसमें आती है कि ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द फैमिली कोड या पावर ऑफ द फैमिली कोड टू मेक ऑर्डर एज गार्डियनशिप, कि किसी भी बच्चे से रिलेटेड उसके गार्डियनशिप अपॉइंट करने के लिए, उसकी कस्टडी को अवार्ड करने के लिए जो फैमिली कोर्ट है उसकी ज्यूरिसडिक्शन क्या है, वो किस हद तक उसको एक्सरसाइज कर सकती है, किसको ऑर्डर कर सकती है, कस्टडी किसको अवार्ड कर सकती है। नंबर 2 है हु मे अपॉइंट एज ए गार्डियन, गार्डियन किसको अपॉइंट किया जा सकता है। नंबर 3 है मैटर्स आर कंसिडर्ड प्रायर टू अपॉइंटमेंट एज ए गार्डियन और कस्टडी। और नंबर 4 है कस्टडी ऑफ माइनर। इनको अब वन बाय वन हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज जो है अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन, यानी गार्डियनशिप कब अवार्ड की जा सकती है, कब फैमिली कोर्ट किसी भी शख्स को किसी बच्चे का गार्डियन अपॉइंट करती है। गार्डियनशिप है ये बेसिकली इसकी टू टाइप्स ऑफ गार्डियनशिप। नंबर 1 गार्डियन ऑफ पर्सन, नंबर 2 गार्डियन ऑफ प्रॉपर्टी। गार्डियन ऑफ पर्सन कब अपॉइंट हो सकता है कोई शख्स, गार्डियन ऑफ प्रॉपर्टी कब अपॉइंट हो सकता है कोई शख्स, ये सेक्शन 7 है गार्डियन एंड वार्ड एक्ट का, वो इसको डील करता है। जिसके तहत कोई भी फैमिली कोर्ट किसी बच्चे का किसी शख्स को गार्डियन अपॉइंट करती है। जब भी कोई मैरिज डिसॉल्व होती है बाय वे ऑफ रेजोल्यूशन थ्रू खुला और थ्रू तलाक, तो उस सूरत में गार्डियन कोर्ट किसी भी बच्चे का गार्डियन ऑफ पर्सन अपॉइंट करती है उस बच्चे की वेलफेयर के लिए, उसकी वेल बीइंग के लिए, उसकी वेल ऑफ के लिए। उसके गार्डियन ऑफ पर्सन उस वक्त अपॉइंट किया जाएगा जब स्पाउस के दरमियान जो मैरिज है वो डिसॉल्व हो जाएगी थ्रू खुला और थ्रू तलाक। जिस वक्त मैरिज डिसॉल्व होती है तो बच्चे का जो नेचुरल गार्डियन होगा, अगर बच्चा माँ के पास है तो माँ गार्डियनशिप के लिए फैमिली कोर्ट को अप्लाई करेगी, अगर फादर के पास है तो फादर फैमिली कोर्ट को अप्लाई करेगा उसकी गार्डियनशिप के लिए। और फैमिली कोर्ट बच्चे की वेल बीइंग, बच्चे की प्रोटेक्शन और बच्चे की वेल ऑफ को देखते हुए उनको गार्डियनशिप अपॉइंट करेगी अंडर सेक्शन 7 ऑफ गार्डियन एंड वार्ड एक्ट। नंबर 2 जैसे मैंने बताया कि गार्डियन ऑफ प्रॉपर्टी, गार्डियन ऑफ प्रॉपर्टी कब अपॉइंट हो सकता है। गार्डियन ऑफ प्रॉपर्टी उस वक्त अपॉइंट हो सकता है जब बच्चा सॉरी मैरिज ड्यू टू डेथ ऑफ एनी स्पाउस इधर फादर और मदर, उसकी वजह से मैरिज डिसॉल्व हो जाए, तो जो बच्चा अपनी प्रॉपर्टी इनहेरिट करता है फ्रॉम द फादर और फ्रॉम द मदर साइड, तो क्योंकि बच्चा तो जो है वो माइनर है, वो अपनी प्रॉपर्टी की लुक आफ्टर नहीं कर सकता, अपनी वेल बीइंग या उसकी नहीं अभी तक उसको इतनी वो कैपेबिलिटी कि उसको कर सके, लुक आफ्टर कर सके। तो उस चीज को देखते हुए कोर्ट गार्डियन ऑफ प्रॉपर्टी अपॉइंट करेगा बच्चे का। कोई भी जो पेरेंट्स में से कोई भी मौजूद है उनमें से गार्डियन ऑफ प्रॉपर्टी अपॉइंट करेगा। और गार्डियन ऑफ प्रॉपर्टी जब अपॉइंट कर दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल अगर प्रॉपर्टी उसको फादर की तरफ से इनहेरिट होती है तो उसकी मदर अपॉइंट होगी, और अगर मदर की तरफ से उसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट होती है तो उसके फादर को अपॉइंट किया जाएगा। और जब गार्डियन ऑफ प्रॉपर्टी अपॉइंट कर दिया जाएगा फैमिली कोर्ट को, तो उसकी लायबिलिटी सेम लाइक नेचुरल गार्डियन ऑफ द वार्ड या चिल्ड्रन होता है। अब उसकी एक फाइडुशरी रिलेशनशिप बिटवीन दी गार्डियन एंड वार्ड एक डेवलप हो जाता है, और वो उस बच्चे की वेल बीइंग, वेल ऑफ, एजुकेशन, हेल्थ, तमाम जितने भी बच्चे की उसकी अपब्रिंगिंग के लिए जितने अवामिल हैं उनका वो जिम्मेदार होता है जो गार्डियन अपॉइंट होता है कोर्ट की तरफ से। नंबर 2 जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि गार्डियन कौन अपॉइंट हो सकता है, हु कैन अप्लाई फॉर गार्डियनशिप एंड हु कैन बी अपॉइंटेड एज ए गार्डियन ऑफ चाइल्ड। अब इसमें दो तीन अहम चीज़ें हैं, अहम अवामिल हैं जो कि आपके माइंड में होने चाहिए बिफोर अप्लाइंग ऑफ द गार्डियनशिप। सेक्शन 8 गार्डियन एंड वार्ड एक्ट इसको डील करता है, और गार्डियनशिप अपॉइंट होने से पहले ये देखा जाएगा कि गार्डियन कौन अपॉइंट किया जा रहा है या कौन अप्लाई कर रहा है। सबसे पहले इसमें तीन मेन ऐसे रिलेशंस हैं या तीन ऐसे वो शख्स हैं, तीन थ्री पर्सन दैट आर टू बी अपॉइंटेड एज ए गार्डियन ऑफ प्रॉपर्टी, एज ए गार्डियन ऑफ पर्सन।
under the Guardian and Ward Act. Number one, any close relative of the child. Any close relative से मुराद ये होगा कि बच्चे का फर्स्ट ऑफ ऑल फादर, सेकंड मदर, फादर और मदर अगर दोनों नहीं है तो फिर उसका एनी अदर क्लोज रिलेटिव ऑफ द चाइल्ड। एनी अदर क्लोज रिलेटिव से मुराद उसका ग्रैंड फादर हो सकता है, उसकी ग्रैंड मदर हो सकती है, उसका पैटर्नल अंकल हो सकता है। अगर ये नहीं है तो फिर उसकी मैटरनल ग्रैंड फादर होगा, मैटरनल ग्रैंड मदर होगी, मैटरनल उसकी आंट हो सकती है। यानी एनी क्लोज रिलेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल फादर एंड मदर जो हैं वो बीइंग द नेचुरल गार्डियन ऑफ द चाइल्ड, उनका ये राइट है कि वो अपॉइंट होंगे उसके गार्डियन। अगर वो नहीं है तो फिर कोई भी उनका जो क्लोज रिलेटिव है वो अपॉइंट हो सकता है उनका उसका गार्डियन। फादर और मदर की एब्सेंस की मौजूदगी में और कोई क्लोज रिलेटिव अगर नहीं है तो फिर कौन हो सकता है? फिर उसका जो कोई भी रिलेटिव, चाहे वो करीब का है या कोई दूर का है, अगर वो भी नहीं है तो फिर उसका कोई एनी अदर फ्रेंड, एनी अदर पर्सन कोई उसका गार्डियन अपॉइंट हो सकता है। इन केस के इनमें से कोई भी नहीं है तो फिर कौन हो सकता है? फिर कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, जो जहाँ पे बच्चा टेम्परेरी, जहाँ पे बच्चे की रेजिडेंस है, वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा, ही विल बी अपॉइंटेड एज ए गार्डियन ऑफ द चाइल्ड कोर्ट की तरफ से। और अगर वो कलेक्टर भी नहीं होना चाहता या किसी वजूहत की वजह से वो नहीं हो सकता तो फिर अगर गार्डियन ऑफ प्रॉपर्टी अपॉइंट किया जाना है तो फिर वो कलेक्टर जहाँ पे बच्चे की प्रॉपर्टी सिचुएट करती है, फिर उस डिस्ट्रिक्ट का जो कलेक्टर है उसको अपॉइंट किया जाएगा। तो इस तरह ये 4 कैटेगरीज ऑफ दी गार्डियनशिप हैं मुख्तलिफ, जिसमें मुख्तलिफ मराइल में कौन कौन गार्डियन अपॉइंट हो सकता है। नंबर 1 उसका फादर और मदर। अगर फादर और मदर उसके दोनों नहीं हैं तो फिर उसके कोई क्लोज रिलेटिव होगा। अगर क्लोज रिलेटिव में से भी नहीं है कोई शख्स तो फिर उस एनी अदर पर्सन, नंबर 2 एनी अदर पर्सन या एनी फ्रेंड ऑफ दी फादर, वो भी हो सकता है। अगर ये भी नहीं है तो फिर उसके बाद जो कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे उसकी टेम्परेरी रेजिडेंस है बच्चे की, वो कलेक्टर जो है वो उसका अपॉइंट होगा। अगर वो भी नहीं है तो फिर इन केस अगर उसका गार्डियनशिप ऑफ प्रॉपर्टी इशू जारी करना है या अपॉइंट करना है तो फिर उस बच्चे की प्रॉपर्टी जिस डिस्ट्रिक्ट में वाक़या होगी उस डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर उसका एज ए गार्डियन अपॉइंट होगा। नेक्स्ट है कस्टडी। कस्टडी गार्डियन एंड वार्ड एक्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और जनरल प्रैक्टिस में भी ये काफ़ी इश्यूज इसके सामने आते हैं, क्योंकि जब भी मैरिज डिसॉल्व होती है तो स्पाउस में से दोनों, उनकी ये कोशिश होती है कि कस्टडी उनको मिल जाए। लेकिन कस्टडी देने से पहले कोर्ट को कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि सामने रखते हुए उनकी कस्टडी अवार्ड करनी चाहिए। कस्टडी को जब हम डिस्कस करें तो कस्टडी की बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ कस्टडी, टेम्परेरी कस्टडी और परमानेंट कस्टडी। टेम्परेरी कस्टडी जो है वो सेक्शन 12 गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के तहत वो डील की जाती है। टेम्परेरी कस्टडी का मतलब होता है कि कस्टडी फॉर एग्जांपल जो मैरिज है वो डिसॉल्व हो गई है स्पाउस के दरमियान और जो मदर है उसके पास कस्टडी है और मदर को ये खदशा है कि इस कस्टडी से मुझे महरूम कर दिया जाएगा, डिप्राइव कर दिया जाएगा और बच्चा जो है वो छीन लिया जाएगा, तो वो फैमिली कोर्ट में अप्लाई करती है टेम्परेरी कस्टडी के लिए। तो टेम्परेरी कस्टडी उसको दी जाती है टिल कंटिन्यूएशन या टिल पेंडिंग ऑफ द सूट। टेम्परेरी कस्टडी उसको अवार्ड की जाती है और कोर्ट उसमें फादर को या दूसरे रिलेटिव को रेस्ट्रेन कर देती है ये कि जब तक ये केस कोर्ट में पेंडिंग है उस वक्त तक आप इस फीमेल को या इस लेडी को इस बच्चे की कस्टडी से महरूम नहीं कर सकते या बच्चा इससे नहीं छीना जा सकता। और उसमें एक रेस्ट्रिक्शन जो है वो उस मदर पे, उस औरत पे भी कोर्ट उसमें इम्पोज करती है। वो होती वो है कि वो बच्चे की जो मुलाकात है, बच्चा है या बच्ची है, उसकी मुलाकात वो बाउंड होती है कि अपने उस फादर, बच्चे के फादर के साथ उसकी मुलाकात हर माह कोर्ट में आकर करवाए। और अगर वो इस तरह इसको कंटिन्यू रखती है तो उसकी टेम्परेरी कस्टडी जब तक केस चलता रहता है उस वक्त तक चलती रहती है। इन केस अगर वो रेस्ट्रिक्शन ये मुलाकात वाली पूरी नहीं करती तो उसकी टेम्परेरी कस्टडी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑफ द सूट किसी भी स्टेज पे किसी भी वक्त सीज हो सकती है।
टेम्परेरी कस्टडी के बाद होती है परमानेंट कस्टडी। परमानेंट कस्टडी जो होती है, फादर को या मदर को सिर्फ दो सूरतों में दी जा सकती है, क्योंकि फादर या मदर जो हैं वो बच्चे के नेचुरल गार्डियन भी होते हैं, और नेचुरली फादर या मदर बच्चे की कस्टडी जो है वो रख सकते हैं। लेकिन नेचुरली अगर मदर के पास जब कस्टडी चल रही होती है, या मदर के पास कोर्ट की तरफ से कोर्ट उसको कस्टडी दे देती है, या वैसे उसके पास कस्टडी ऑलरेडी होती है, और फोर्सिबली उसको उस कस्टडी से रिमूव कर दिया जाता है, डिप्राइव कर दिया जाता है, तो वो परमानेंट कस्टडी के लिए सेक्शन 25 अंडर अंडर सेक्शन 25 गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के तहत वो फैमिली कोर्ट में परमानेंट कस्टडी के लिए अप्लाई कर सकती है। ऐसी सूरत में फैमिली कोर्ट को ये जुरिस्डिक्शन है कि वो बच्चे को समन कर सकती है, बच्चे के फादर को समन कर सकती है, किसी भी ऐसे शख्स को जिसके पास बच्चे की कस्टडी है उसको समन कर सकती है, और बच्चा मदर को हैंड ओवर करने का हुक्म दे सकती है, और उस मदर को या उस फादर को परमानेंट गार्डियन उसका अपॉइंट करते हुए परमानेंट कस्टडी उसको अवार्ड कर सकती है। अब इसमें कुछ जो मेन अहम पॉइंट्स हैं जो कि बिफोर अवार्डिंग कस्टडी ऑफ द चाइल्ड, जो कि फैमिली कोर्ट को मद्देनजर रखने चाहिए और मद्देनजर रखती भी हैं, इन एलिमेंट्स को या इन इंग्रेडिएंट्स को सेक्शन 17 गार्डियन एंड वार्ड एक्ट में कवर करने की कोशिश की गई है कि कौन से ऐसे मराहल हैं या कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि फैमिली कोर्ट को कस्टडी अवार्ड करते हुए या गार्डियनशिप अपॉइंट करने से पहले इसको कंसिडर करने चाहिए और इनको मद्देनजर रखना चाहिए गार्डियन अपॉइंट करते वक्त। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि गार्डियन एंड वार्ड एक्ट का जो मेन पर्पज और मेन ऑब्जेक्टिव है वो है वेलफेयर एंड वेल बीइंग ऑफ द चाइल्ड। दिस इज वन ऑफ द पैरामाउंट कंसिडरेशन जो कि फैमिली कोर्ट कोई भी गार्डियनशिप और कोई भी कस्टडी अवार्ड करते वक्त उसके माइंड में ये चीज होती है, प्रायोरिटी बेसिस पे बच्चे की वेल बीइंग, बच्चे की अपब्रिंगिंग और बच्चे की अच्छी सेहत, एजुकेशन, फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए गार्डियनशिप या कस्टडी अवार्ड की जाएगी। बच्चा कंफर्टेबल कहाँ पे है, बच्चे की स्पिरिचुअल एजुकेशन, उसको भी मद्देनजर रखा जाता है कि बच्चे की स्पिरिचुअल एजुकेशन, बच्चे की अपब्रिंगिंग, बच्चे की मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए किसी भी बच्चे की गार्डियनशिप और कस्टडी जो है वो अवार्ड की जा सकती है। कि बच्चा अगर फादर के पास है तो उसकी गार्डियन अगर कस्टडी मदर को अवार्ड की जाएगी, तो क्या बच्चा मदर के पास रह के उसकी वेलबींग अच्छी हो सकेगी, नहीं हो सकेगी, उसकी एजुकेशन, उसका उसका लेवल क्या होगा, उसकी वेल बीइंग, इंटेलेक्चुअली वेल बीइंग उसकी क्या होगी, उसकी रिलीजियस वेल बीइंग क्या होगी, ये सारी चीज़ें मद्देनजर रखते हुए फिर उस बच्चे की कस्टडी उसकी वालदा को अवार्ड की जाएगी। ये सारे ऐसे अवामिल हैं जो कि कस्टडी से पहले फैमिली कोर्ट की कंसल्टेशन में होते हैं, और इसको कस्टडी को अवार्ड करते हुए फैमिली कोर्ट बच्चे की वेल बीइंग, बच्चे की हेल्थ, बच्चे की एजुकेशन, बच्चे की फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, बच्चे का कंफर्टेबल लेवल, स्पिरिचुअल एजुकेशन, मॉरल वेल बीइंग, ये तमाम चीज़ें मद्देनजर रखते हुए उसकी कस्टडी उसके गार्डियन को अवार्ड की जा सकती है। और ये तमाम चीज़ें सेक्शन 17 गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के तहत इसको कवर करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि बच्चे की हैप्पीनेस, बच्चे की वेल बीइंग, अगर वो फादर के पास है और मदर को उसकी कस्टडी या उसको दी जाती है तो क्या वो कंफर्टेबल भी है या नहीं है। समटाइम ये होता है कि ऑल्दो कि मदर इज नेचुरल गार्डियन ऑफ चाइल्ड, और मदर को ये राइट भी है कि अगर वो उसका सन है तो वो उसको 7 साल तक उसको रख सकती है अंडर द गार्डियन एंड वार्ड एक्ट, और अगर डाटर है तो उसको टिल मेजॉरिटी उसको रख सकती है। लेकिन कस्टडी अवार्ड करने से पहले ये चीज़ें सिर्फ ये कोर्ट के माइंड में नहीं होती, बल्कि काफ़ी सारी और भी चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल, जब डाइवोर्स हो जाती है तो वो मदर आगे सेकंड मैरिज कर लेती है, तो सेकंड मैरिज करने के बाद कोर्ट ये देखेगी
कि सेकंड मैरिज के बाद क्या बच्चा वहाँ पे कंफर्टेबल भी होगा या नहीं, या इसकी वेल बीइंग होगी भी नहीं। ऑल दो कि बच्चा अभी अंडर 7 एज है, उसकी कस्टडी की वो उसको राइट एक्रूड है ऑलरेडी वालदा को। लेकिन उसको इस राइट ये राइट अवार्ड करने से पहले, कस्टडी देने से पहले फैमिली कोर्ट ये देखेगी कि उसने जब सेकंड मैरिज कर लिया है तो क्या स्टेप फादर के साथ जो बच्चा है या अपने सेकंड हाउस में बच्चा जो है वो कंफर्टेबल भी रहेगा या नहीं, या उसकी मॉरल, उसकी फिजिकल अपब्रिंगिंग जो है, उसकी स्पिरिचुअल अपब्रिंगिंग जो है, उसकी हेल्थ है, उसकी एजुकेशन है, उसका लेवल क्या होगा। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए कोर्ट उसको कस्टडी अवार्ड करेगी। और अगर कोर्ट ये समझती है कि सेकंड मैरिज के बाद बच्चा जो है वो अपनी मदर के साथ कंफर्टेबल नहीं है, या बच्चे की वेल बीइंग सही नहीं होगी, या बच्चे की एजुकेशन वहाँ पे डिस्टर्ब हो रही है, बच्चे की हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है, बच्चा मेंटली तौर पर, साइकोलॉजिकली बच्चा डिस्टर्ब है, तो फिर वो कस्टडी मदर को नहीं दी जाएगी। और अगर ऑलरेडी कस्टडी उसको दी जाती है तो वो कस्टडी विथड्रॉ भी की जा सकती है अगर कोई ऐसी सिचुएशन सामने आती है। इन रिक्वेस्ट के साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि ये जो जितने भी अहम इसमें उमूर थे या अहम इसमें टॉपिक थे वो हमने गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के तहत आज डिस्कस किए हैं। अभी कोई क्वेश्चन आपके पार्ट पे हो तो आप पूछ सकते हैं। जी सर, मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है डाइवोर्स डीड के थ्रू। उसमें मेंशन था 3 टाइम्स के तलाक तलाक तलाक। तो क्या वो 1 टाइम इफेक्टिव होगी या 3 टाइम्स, मतलब रिवोकेबल है या रिवोकेबल है? वो रिवोकेबल है, लेकिन रिवोकेबल जो उसका ड्यूरेशन है, इद्दत का पीरियड, उसके अंदर अंदर रिवोकेबल है, उसके बाद रिवोकेबल नहीं है। सर वो तो अगर ऑब्वियसली रिवोकेबल नहीं है। जी मतलब 3 टाइम्स मतलब आफ्टर इद्दत का आप पीरियड गुजर जाता है। जी मेरा क्वेश्चन आफ्टर ये है जी कि मतलब ये है कि हलाले का जो कॉन्सेप्ट है वो वहां पे अराइज होता है या नहीं होता आफ्टर इद्दत, या न्यू नहीं निकाह होता, के साथ मतलब? नहीं 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 पर होता, क्योंकि वो जो तलाक है जब वो आफ्टर लैप्स ऑफ 3 मंथ जी सर। तलाक बायन में कन्वर्ट हो जाती है, और वो उसके बाद कोई हलाले का या कोई उसको री मैरिज का या री निकाह का कोई कंसेप्ट नहीं होता। विद इन अच्छा सर। ड्यूरेशन ऑफ 3 मंथ वो रिज्यू कर सकते हैं अगर वो रिज्यू करना चाहें तो स्पाउस। सर वो विदाउट निकाह होगा? विद इन 3 मंथ। विदाउट निकाह। और अगर 3 मंथ के बाद है तो न्यू निकाह के साथ तो रिकंसिलिएट नहीं नहीं किए नहीं जा नहीं, सकते? 3 मंथ के बाद है तो फिर ना निकाह हो सकता है ना रिज्यू हो सकता है। देयर अच्छा इज सर। नो कंसेप्ट ऑफ री जॉइनिंग आफ्टर लैप्स ऑफ 3 मंथ। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरे दो क्वेश्चंस थे। पहला तो ये कि जैसे कि हमने ये देखा कि सेक्शन 17 के मुताबिक कोर्ट कंसिडर करती है उसकी वेलबींग एंड अपब्रिंगिंग को। जी जी तो इसमें जो चाइल्ड होता है, हालांकि उसके पास इतनी रैशनैलिटी नहीं होती, लेकिन कोर्ट उसका ओपिनियन लेकर उसे कंसिडर कर सकती है। इसके मुताबिक लॉ क्या कहता है? नहीं, ओपिनियन किसका लेकर? चाइल्ड का, जो कि माइनर है। नहीं, माइनर का ओपिनियन कोर्ट नहीं ले सकती। वो कोर्ट खुद ही अपना एक रैशनल व्यू डेवलप करेगी। वो जो सेक्शन 17 में उसके इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं उनको मद्देनजर रखते हुए, ठीक है क्योंकि वो सर। बच्चा तो खुद और माइनर है, उसकी कोई ओपिनियन की कोई लीगल वैल्यू नहीं है। हाँ, अगर वो बेटा है या बेटी है, वो आफ्टर 7 ईयर जो बेटा है उसकी 7 साल के बाद उसको अगर वो कोर्ट समझती है कि अब ये इस पोजीशन में है कि ये बता सकता है, उसकी माँ के पास है, अब वो बाप के पास जाना चाहता है इस पोजीशन में, तो फिर कोर्ट उसको कंसिडर करेगी। वो भी आफ्टर 7 ईयर अगर बेटा है। अगर बेटी है तो आफ्टर मेजॉरिटी। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर सर। मैं वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर मियाँ बीबी के बीच में लड़ाई हो जाती है तो लड़ाई के दौरान वो उसको 3 बार कह देता है कि भाई मैं आपको तलाक दे रहा हूँ, तो क्या जी वो जी उसी टाइम तलाक हो जाती है या वो किसी विटनेसेस के सामने 3 बार कहे के तलाक हो जाए?
उसी वक्त तलाक हो जाती है। लेकिन तलाक का ऐसा कंसेप्ट है कि ये आप मजाक में कह दें या गुस्से में कह दें या जिस फॉर्म में भी कहें, तलाक उस वक्त इफेक्ट हो जाती है। लेकिन इसमें भी अच्छा सर, इससे जी सर थोड़ा सा लीनियंट व्यू है मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट में। जैसे सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट है, उसके लिए ये है कि हो जाती है। अगर शिया स्कूल ऑफ थॉट से हम देखें तो उसमें थोड़ा सा लीनियंट व्यू है क्यों कि ऐसी गुस्से की सूरत में दी गई सर। तलाक तलाक नहीं होती। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू। सर वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है जो कि तलाकनामे में तलाक की अव्वल दिया जाता है तो इसके बाद नोटिस यूनियन काउंसिल को भेजना जो है वो मतलब जो है वो मस्ट होती है जी जी इसके ताकि रजू हो सके। अगर कोई बंदा तलाकनामे में 3 दफ़ा जो है तलाक दे दे तो फिर उसका नोटिस देना जो है लाजमी है, क्योंकि इस केस में तो फिर रजू भी नहीं हो सकती।